हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। हम बात करने वाले हैं ओपन सोर्स के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमने अब तक बहुत कम बात की है। जॉब और प्लेसमेंट एंगल से भी इसको देखने वाले हैं। अभी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का स्कोप क्या है करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी की इंडस्ट्री के अंदर ओपन सोर्स अगर आप करते हो तो आपको फायदा होगा या फिर आपके एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। अगर आपको ओपन सोर्स स्टार्ट करनी है तो क्या क्या आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है। 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को टू द पॉइंट रखेंगे, शॉर्ट रहेंगे, क्रिस्पी रखेंगे और इंटरेस्टिंग भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज दिमाग में आएगी कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनको बता देता हूँ। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन समझने से पहले में समझना पड़ेगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है यूज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पेड होते हैं, जिनको हम नॉन फ्री सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। उनका क्या होता है कि सॉफ्टवेयर पब्लिशर के पास या किसी अदर पर्सन के पास लाइसेंसेस होते हैं, राइट्स होते हैं उसको यूज करने के, मॉडिफाई करने के, शेयर करने के। तो उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमें समझ में आ गया दो तरीके के सॉफ्टवेयर के बारे में, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब जब मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रीब्यूट करता हूं, उसको डेवलप करता हूं या तो उसको इंप्रूव करता हूं, इन चीजों में कंट्रीब्यूशन जब मेरा जाता है उसको मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कहता हूं। समझ में आ गई? आइदर डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट, इसकी हम बात करेंगे तो ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आ जाता है। ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जब हम बात करने वाले हैं तो इट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी। यहाँ पे आप पैसे कमाने नहीं आ रहे हो, यहाँ पे इसलिए आ रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि एक कम्युनिटी है, एक सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, उसको मुझे अपलिफ्ट करना है। उस कम्युनिटी को आप अपलिफ्ट करने जा रहे हो, एक गिविंग बैक जेस्चर आप दिखा रहे हो। कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे? स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स कंट्रीब्यूट करते हैं और आपके मेंटर्स, गाइड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका दिमाग क्या होता है कि यार हमें करने में मजा आता है इसलिए हम ये कर रहे हैं, हमें इस कम्युनिटी को डेवलप करना है, इसको अपलिफ्ट करना है, रेज करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कम्युनिटीज़ की, एक DSL वाली कम्युनिटी होगी, एक CP वाली कम्युनिटी होगी और एक आपकी ये ओपन सोर्स कम्युनिटी होगी। तो ये सबसे डिसेंट, सबसे सपोर्टिव कम्युनिटी मानी जाती है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है। तो ये असलियत में वो लोग हैं जिनको कुछ बनाना आता है। DSL को से आप कुछ बड़ा नहीं बना सकते हो, सिर्फ CP के दम पे आप बड़ा नहीं बना सकते हो। CP वाले लोग जब एंटर करते हैं आपके इंडस्ट्री में तो उनको डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत होती है। नहीं यकीन तो पूछ के देख लेना। तो ये ओपन सोर्स वाले होते हैं, उन्होंने इस लेवल का काम किया होता है कि रियल वर्ल्ड में अगर इनको किसी कंपनी में डाल दो, वहाँ प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो ये सस्टेन कर जाते हैं क्योंकि इनका काम ही इस तरीके का होता है। तो ये ओपन सोर्स की खासियत है। ये असलियत में वो लोग हैं जिनको कुछ आता है, अच्छे सेंस में, अच्छे सेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है भैया, आपने बोला कि इनको मजा आता है करने में या फिर ये रेज करना चाहते हैं कम्युनिटी को, इसलिए ओपन सोर्स में काम कर रहे हैं। मैं क्यों करूँ, आप क्यों करो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय educative.io, which is a collection of well crafted written courses. A lot of courses are there for working professionals as well as students who are preparing for interviews. If I talk about my personal experience, then I have followed the Grokking, the System Design Interview course. An interesting story is that 8 students from my same batch got into Facebook, and for their system design interview, they followed the same Grokking material from educative.io. So this is somewhat highly recommended. Annual plan cost for India is around $9.99. That lies around 720 rupees for an year. That is very cheap. Also, you can use the link in description to avail the maximum possible discount on this subscription too. थैंक यू। कुछ रीजंस हैं, कुछ एडवांटेज हैं जिनको आप सुन सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये तो दमदार है तो ओपन सोर्स में एंटर भी कर सकते हो। फिर दोबारा बात करते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब और प्लेसमेंट, इट इज़ अबाउट गेटिंग सम स्किल्स और रेजिंग द एंटायर कम्युनिटी। ठीक है। तो हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में, रीजंस के बारे में। सबसे पहली चीज़, रिज्यूमे। आप जब किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हो, कुछ नई स्किल सीखते हो, कुछ नए फ्रेमवर्क सीखते हो, कुछ नई टेक पर काम करते हो, उन सबको अपने रिज्यूमे में लिस्ट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल पेज पे चल रहे होते हैं कि यहाँ सीख लेता हूँ, कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, कर लेता हूँ, है ना, मन नहीं कर रहा है, तो उस पेज पे हम मान लो कि 2 ही चीज़ें सीख पाते हैं। ओपन सोर्स पे जब काम करोगे तो 4, 5, 6 चीज़ें भी सीख लोगे। ओपन सोर्स में क्या होता है, आप जो भी लर्न कर रहे हो तो उसको अप्लाई कर रहे हो, तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो आपने नई चीज़ सीखी, उसको अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। जो प्रोजेक्ट पे आपने काम किया उसके इम्पैक्ट को, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, आपने जो 10 सेकंड के डिले को 2 सेकंड में कम कर दिया, अपने इम्पैक्ट को रिज्यूमे में डाल सकते हो, जो कि आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने में मदद करने वाला है। सेकंड चीज, इनडायरेक्टली आपने जब स्किल्स सीख ली है तो उन स्किल्स को इनडायरेक्टली यूज करके आप पैसे कमा सकते हो। कैसे? आपने किसी वेब डेव के प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, अब आपको वेब डेव की स्किल आपकी स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि आपने 6 महीने से आप कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे। आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का यूज करके, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट का यूज करके पैसे कमा सकते हो। इनडायरेक्ट एडवांटेज आपको मिल गई है। थर्ड, नेटवर्किंग। अजम्पशन ये है कि आप एक प्रोजेक्ट पर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते जा रहे हो,
कि एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप हर यार हफ्ते में 3 बार कंट्रीब्यूशन देते जा रहे हो, ठीक है, एक्टिव कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो उस केस में लोगों में पता लग जाए कि हाँ ये बंदा जो है ये बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूटर है और इसके कोड चेंजेस देखे हैं मैंने, मतलब दमदार बच्चा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जब आप उन लोगों को रीच आउट करोगे जो कि किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, किसी ना किसी अच्छे बंदे को जानते होंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, अगर आप प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपको रेफरल मिलना आसान हो जाएगा। ये चीज़ भी हमें समझ में आ चुकी है। कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं, कुछ हैकाथॉन्स होते हैं जहाँ आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर काम करना होता है, उनको डेवलप करना होता है। अब जो आपने यहाँ पे काम कर लिया ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, आपको यहाँ पे टाइम हो गया, अब आप थोड़े सीजन्ड प्लेयर हो गए हो, 6 महीने हो चुके हैं आपको, तो आपके लिए वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है, वो कैश प्राइस जीतना आसान हो जाता है। इनडायरेक्ट एडवांटेज है बट डेफिनेटली एडवांटेज तो है, ठीक है। जॉब की बात करते हैं। जॉब मिलना एज पर करंट स्टैंडर्ड्स, अगर आपने सीपी करी, डीएसएल को करी तो ज़्यादा आसान होता है। ओपन सोर्स का मैं ये बोलूँ कि ओपन सोर्स कर लो और जॉब मिल जाएगी, बेवकूफ़ी वाली बात है वो। इट इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि 2 बंदे हैं, सेम लेवल के बंदे हैं, बट इसने ओपन सोर्स नहीं करी है, इसने ओपन सोर्स करी हुई है, तो मैं डेफिनेटली इसको लेने वाला हूँ। बट मैं सिर्फ बोलूँ कि ओपन सोर्स के दम पे मैंने उठा लिया ना, वो नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होगा। स्टार्टअप के केस में हो सकता है क्योंकि वो फोकस करते हैं कि यार जिस पर मैं काम करवाना है वो टेक, वो लैंग्वेज को पहले से आती हो, उसको पहले से एक्सपीरियंस हो, ताकि हमें टाइम ना देना पड़े इसकी ग्रूमिंग में। तो स्टार्टअप के केस में आपका आसानी से काम हो सकता है, बट डेफिनेटली एज पर करंट स्टैंडर्ड जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है, ओपन सोर्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, ओपन सोर्स वालों को उतनी पावर नहीं दी जा रही है। तो ये चीज़ें मैं समझ में आ चुकी है। बहुत बड़े बड़े कोड बेसिस होते हैं, उनको पढ़ लेते हो, आपके मन में शुरू में डर होता है कि कैसे पढ़ूंगा मैं, पर धीरे धीरे जब स्टार्ट कर लेते हो तो आपको समझ में चीज़ें आनी शुरू हो जाती है, तो वो डर आपका निकल जाएगा। दूसरों का कोड आप यहाँ पे समझने वाले हो, दूसरों के कोड को आप यहाँ पे ठीक करने वाले होते हो, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, किसी ने कुछ लिखा होता है जो कि गंदा भी हो सकता है, तो वहाँ वह बोलो क्या लिख दिया, या फिर किसी ने कुछ लिखा जो बहुत अच्छा हो सकता है, तो आपको समझ में आ गया यार नहीं, नया डिज़ाइन पैटर्न है, इससे मैं सीख गया हूँ। आपने क्या किया, एक कोड चेंज किया, उसको कोड रिव्यू के लिए डाला, एक बंदे ने उसको रिव्यू किया, उसको कुछ कमेंट किया, आपने एसिंग टास्क यूज़ किया था, उसने बोला कि भाई लोडर यूज़ करना था, आपने फिर से एक रिवीजन रेज की, उसको फिर आपने पुश किया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है। कल को आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको पता है कि एसिंग टास्क वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं इसको लोडर चिपका दूंगा, तो वो एक चीज़ है। तो यहाँ पर आपको फायदा ही हो रहा है, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा। तो रीजंस थे कुछ यार जिससे आपको समझ में आ गया कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्यों करनी चाहिए या फिर आप क्यों कर सकते हो। अब अगर आपने मन बनाया कि हाँ चलो ओपन सोर्स करते हैं, क्या स्टेप होने वाला है, सीढ़ियाँ होती है ना 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ क्या क्या स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा गिट और गिटहब। गिट एंड गिटहब आपको सीखना पड़ेगा। गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे अपने सोर्स कोड को आप ट्रैक कर रहे होते हो, मैनेज कर रहे होते हो। सेकंड, गिटहब क्या होता है, जो कि आपका एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस होती है जहाँ पे अपने गिट की रिपोजिटरीज को आप मैनेज कर रहे होते हो। तो गिट एंड गिटहब आपने सीख लिया, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है, मैंने भी बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो ये आपने सीख लिया। इसके बाद आपको एक डोमेन सोचना है कि मैं वेब डेव पे काम करूंगा, मैं एंड्रॉइड पे काम करूंगा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, कंटेनर्स, किस पे काम करने वाला हूँ, आपको दिमाग सोचना पड़ेगा ना पहले। फिर जब आपने वो फाइनल कर लिया कि मैं वेब डेव पे काम करने वाला हूँ, आपको ऑर्ग्स ढूंढनी है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वेब डेव वाले हैं, वो आपने ढूंढ लिया, प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। अब आप स्टार्ट कर सकते हो। असम्पशन ये है कि आपको उस पर्टिकुलर टेक स्टैक की, जैसे आप वेब डेव पे काम करने वाले हो तो आपको उस पर्टिकुलर टेक स्टैक के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये कुछ स्टेप्स थे जिनका आप 1 बाय 1 फॉलो करोगे तो आपकी ओपन सोर्स जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत एफिशिएंट हो जाएगी और मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, 10 पॉइंट्स टू बी स्पेसिफिक, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी ओपन सोर्स जर्नी से इफेक्टिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत इफेक्टिव, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि लर्न ऑन द गो। आपने वेब डेव का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अभी आप बिगिनर हो, आपने सोचा कि यार मुझे सिर्फ बेसिक नॉलेज है, बट यार ये तो बहुत बड़ा सा कोड बेस है, कैसे होगा, चीज़ें भी नई नई सी आ रही है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ ये आता था, ये तो मुझे आता भी नहीं है, कैसे करूँगा। तो लर्न ऑन दी गो का क्या मतलब है कि जो भी नई चीज़ आ रही है उसको हम साथ साथ सीखते हुए चलेंगे। हम स्टार्टिंग में प्रो नहीं है, बिगिनर ही हैं, जो भी आएगा सीखते कर लेंगे। तो आपको लर्न ऑन दी गो करना है और जो भी नई चीज़ आ रही है उसको साथ साथ सीखते चलेंगे और इंप्लीमेंट करते चलेंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। सेकंड चीज़, यूज डॉक्यूमेंटेशन। जब आप काम कर रहे हो ओपन सोर्स में तो डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेजॉरिटी केसेस में समझ नहीं आएगी, बट कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो फायदे होगा, नुकसान नहीं होगा। थर्ड चीज़, आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे, अपने लोकल वर्क स्पेस पर सेटअप करोगे और यूज़ करोगे। अगर मुझे एक रिमोट एक्सेस सिस्टम को समझना है तो मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन से उसको पूरा चला के देखूँगा यार क्या क्या फीचर हैं इसके अंदर, ये है 1 2 3 4, ये 4 फीचर हैं, समझ में आ गया। आपको जब फीचर समझ में आएगा, फंक्शनैलिटी समझ में आएगी, उसके बाद ही आप कोड बेस में डाइव डीप कर पाओगे कि हाँ ये इसलिए था, ये इसलिए था, ये इसलिए था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। फोर्थ पॉइंट, अगर प्रोजेक्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी मॉड्यूल्स है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, हज़ारों लाइन होगा, लाखों लाइन होगा, तो डर जाऊँ? डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है।
हर एक लाइन का मतलब समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस लाइन में क्या हो रहा है या इस लाइन में क्या हो रहा है। हमसे कोई पूछे कि ये कहाँ पे हो रहा है तो आप बता दो कि हाँ उस वाली क्लास की लाइन नंबर 23, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फ्लो पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो है, जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये बटन इसको यहाँ पर लेके जाता है, यहाँ से इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर लैंड करता है, ये एक्टिविटी इसको सर्विस पर भेज देती है जहाँ पे इस ऐसी प्रोसेसिंग हो जाती है। आपको फ्लो पता होगा तो चीज़ें आप अपने आप निकाल लोगे। फ्लो समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो कैसे डिस्कस करने वाले हैं। आपको ज्वाइन करनी है मेलिंग लिस्ट, वहाँ पर अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो। बी एन एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर, आपको एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। वो जो आग है वो आपसे एक्टिवली कंट्रीब्यूट करवाएगी और नई नई स्किल्स, नए नए लोगों से दोस्ती आपकी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो यही है कि आपको एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते जाना है। इश्यूज टैब होता है एक, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आई एम बिगिनर, कुछ सजेशंस दीजिए हमें कि हम कैसे स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, क्या क्या इशू सॉल्व करें। वहाँ भी लोग आपकी सहायता कर देंगे। गिटहब एक्सप्लोर सेक्शन में जा सकते हो जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो डिफरेंट टेक स्टैक से रिलेटेड। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। हमें ओपन माइंडेड रहना है, बी ओपन माइंडेड, कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो मुझे नहीं आती तो मुझे डरना नहीं है। मुझे करना है कि नहीं आता सीख लूँगा, नहीं हो रहा कर लूँगा। ऐसा माइंडसेट लेके जाएंगे तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। 9th पॉइंट, स्टार्ट विद गुड फर्स्ट इशूज़। ये आपने सुना होगा बहुत बार कि सबसे पहले आपको नॉर्मल गुड फर्स्ट इशूज़ सॉल्व करने हैं और धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए जाना है। ये सेम रहने वाला है। जब आप सीढ़ियाँ चलते हो सबसे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, सेम आपको यहाँ पे करना है कि पहले बच्चों वाले इशू सॉल्व करूँगा, धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करता जाऊँगा। इशू सॉल्व करने से क्या होने वाला है, जब शुरू में बच्चों वाले इशू सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाते हो कोड बेस के साथ। तो इससे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। लास्ट, बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आपका बहुत मन करेगा कि हाँ मैं रिएक्ट में कंट्रीब्यूट करूँ, मैं टाइपस्क्रिप्ट में कंट्रीब्यूट करूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है यार ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर कि देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर बिगिनर्स। तो ये मत सोचना कि हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट मैं ये बोलूँ कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट से कर दो या फेसबुक से कर दो तो वो बेवकूफ़ी होगी, मतलब फ़ायदा नहीं है। अपन धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा एंड में वहाँ भी पहुँचेंगे, बट स्टार्टिंग थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आपको पता लगे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको पता लगे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के फायदे क्या हैं, रीज़न क्या है कि मैं क्यों जाऊँ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर। अगर जा रहा हूँ तो क्या 10 पॉइंट हैं वो जिनको मुझे ध्यान रखना है अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो जॉब और पेशेंट पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया यार, एज पर करंट स्टैंडर्ड्स उतनी ताकत, उतनी पावर नहीं दी जाती है ओपन सोर्स वालों को। तो ये कुछ चीज़ें थी यार। अगर कुछ और ऐड किया जा सकता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर कुछ गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपन पिन कर देंगे आपके कमेंट को कि भाई ये गलती है, इसको सुधार लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए